हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल। आज DLED सेकेंड सेमेस्टर सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर थर्ड के फोर्थ पार्ट को लेकर हम चलते हैं। आज फोर्थ पार्ट में आपको हम मस्कुलर सिस्टम मीन्स पेशी तंत्र के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पेशी तंत्र है क्या चीज, यह कितने प्रकार का होता है और इसका हमारे शरीर में क्या कार्य होता है, आज हम इसी पर डिस्कशन करेंगे। तो पेशी तंत्र हमारे शरीर का वह भाग होता है जो आकार को या शरीर के आकार को निर्धारित करता है तथा मांसपेशियों के आकार का पूर्ण स्वरूप शरीर को कंकाल के चारों ओर मिलकर के जो होते हैं, जैसे हमारा फेस है, फेस में कंकाल तंत्र या स्केल भाग होते हैं। इस स्केल भाग के ऊपर ही जो होता है इस मांसपेशियों का जो होता है एक आवरण चढ़ा होता है। ये मांसपेशियां जो होती हैं हमारे शरीर को सुडौलता प्रदान करती हैं, जिससे हमारा शरीर सुंदर आकर्षक दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त जो होता है मांसपेशियां हमारे शरीर के महत्वपूर्ण कंकाल के साथ मिल करके, किसके साथ, कंकाल के साथ मिल करके गति को प्रदान करती हैं या गति को निर्धारित करने में सहायता करती हैं। इस प्रकार से मांसपेशियों के अंदर जो होता है हमारे शरीर, मांसपेशियों की सहायता से हमारे शरीर में जो होता है संकुचन की शक्ति प्रदान होती है, या ऐसा भी कर सकते हैं कि संकुचन में मांसपेशियां जो होती हैं सहायक होती हैं। मांसपेशियां जो होती हैं संपूर्ण शरीर के चारों ओर जो होती फैली होती हैं। संपूर्ण शरीर के चारों ओर फैलने के कारण जो होता है जो कंकाल तंत्र भाग होता है वह जो होता है सुरक्षित बना रहता है। इस प्रकार से अब हम आगे देखते हैं कि मांसपेशियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मस्कुलर टाइप्स ऑफ मस्कुलर मीन्स पेशियों के प्रकार। हमारे शरीर में जो पेशियां पाई जाती हैं वो मुख्य रूप से जो होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 जो होती है, नंबर 1 रेखिक पेशी, नंबर 2 अरेखिक, थर्ड हो जाता है हृदय पेशी या हृदय पेशी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए रेखिक पेशियां क्या होती हैं, अरेखिक पेशियां क्या होती हैं और हृदय पेशियां क्या होती हैं, आज हम इन भागों को देखते हैं। जो रेखिक पेशियां होती हैं ये हमारे शरीर के हाथ पैर इत्यादि भागों पर पाई जाती हैं। इन भागों में या इन भागों में जो ये पेशियां होती हैं इस पर हमारी इच्छा शक्ति जो होती है प्रबल होती है, अर्थात इस पर हम इच्छा के अनुसार इसमें गति को प्रदान कर सकते हैं या इच्छा के अनुसार इनकी गति को रोक भी सकते हैं। इस प्रकार से ऐसी पेशी कौन सी पेशी कहते हैं, रेखिक पेशी। और रेखिक पेशियों का जो एग्जाम्पल होगा, उदाहरण स्वरूप जानते हैं, वह भाग हमारे जो हाथ होता है और पैर होता है, इन पेशियों को हम किस नाम से जानते हैं, रेखिक पेशी के नाम से जानते हैं। आगे हम चलते हैं, देखते हैं अरेखिक पेशी। अरेखिक पेशी जो होती हैं इन पेशियों पर हमारे जो मस्तिष्क का रेगुलेशन होता है या हम उसको नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। इन पेशियों का आकार जो होता है वो कुछ मिले जुले संरचना के समान दिखाई देते हैं और ये सर्वाधिक भाग जो होता है जो शरीर के आंतरिक अंग होते हैं उन अंगों में पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल देखा जाता है जैसे
यूरिन, ब्लैडर, इंटेस्टाइन मीन्स आंत, किडनी या वृक्क। इन अंतरांगों के जो निर्माण होता है उसमें जो पेशियां मिलती हैं वो पेशियां जो होती हैं अरेखित प्रकार की होती हैं। अरेखित प्रकार का मतलब हो जाता है कि इसमें जो पेशियों का स्ट्रक्चर होता है उसमें एक निश्चित रेखा या निश्चित संरचना दिखाई नहीं देती है। ये संरचना जो होती है दूसरे से बिल्कुल मिली होती हैं। इन पेशियों पे जो होता है हमारे मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं होता है। अर्थात यदि हम चाहें कि अरेखित पेशियों को हम इनकी क्रियाशीलता को या एक्टिविटी को रोक सके तो उस पर नियंत्रण हम नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे देखा जाता है कि यूरिन ब्लैडर होता है जिसमें यूरिन का कलेक्शन होता है। यदि यूरिन ब्लैडर को चाहे कि हम संकुचित कर लें या उसको फैला दें, ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि उस पर जो होता है हम अपने मस्तिष्क के द्वारा उसको रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। वह जैसे ही यूरिन की मात्रा उसमें भरेगी वह यूरिन ब्लैडर जो होगा फैलकर चौड़ा हो जाएगा और जैसे ही यूरिन को हम थ्रो कर देते हैं, विसर्जित कर देते हैं, उत्सर्जित कर देते हैं तो वह यूरिन ब्लैडर होता अपने आप संकुचित हो जाता है। इसी प्रकार से इंटेस्टाइन मीन्स आंत, यदि हम चाहें कि आंत को हम संकुचित कर लें या फैला लें तो ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि उस पर हमारे मस्तिष्क का जो होता है मस्तिष्क के द्वारा हम उसको न तो संकुचित कर सकते हैं नहीं फैला सकते हैं। अर्थात ऐसी पेशी को हम अनैच्छिक पेशी के नाम से भी जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया कि यूरिन ब्लैडर, इंटेस्टाइन, गुर्दा, वृक्क या किडनी में जो पेशियां पाई जाती हैं वो अरेखित प्रकार की होती हैं। इन अरेखित प्रकार की पेशियों को हम अनैच्छिक पेशी के नाम से जानते हैं। इससे पहले जो रेखित पेशी मैंने बताया, इस रेखित पेशी को एक दूसरा नाम भी दे सकते हैं ऐच्छिक पेशी और अरेखित पेशी को अनैच्छिक पेशी के नाम से जानते हैं। आइए इसके तीसरे पार्ट में देखते हैं। तीसरा पार्ट जो है वो हृदय पेशी या इसको हृदय पेशी के नाम से भी जानते हैं। हृदय पेशी का मतलब जाता है इस प्रकार की पेशी रेखित पेशी और अरेखित पेशियों का जो होता है कॉम्बिनेशन होता है। अर्थात इसमें कुछ संरचना जो होती है रेखित पेशियों की पाई जाती हैं और कुछ जो होती हैं अरेखित पेशियों की संरचना पाई जाती है। इस प्रकार से यह जो पेशी होती है इस पेशी को तीसरे नाम से जानते हैं हृदय पेशी या हृदय पेशी के नाम जानते हैं। अर्थात इस प्रकार की पेशी जो होती है हमारे शरीर के जो हृदय होता है जो निरंतर गति करने वाला व्यस्ततम अंग होता है हृदय, उसमें पाई जाती हैं। इन पेशियों की मुख्य विशेषता होती है कि ये निरंतर कार्य करती रहती हैं और इसमें ऊर्जा की कमी नहीं होने पाती है। इस प्रकार से हम पेशियों के बारे में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं पेशियों के सामान्य कार्य। पेशियों के सामान्य कार्य क्या है? पेशियों के सामान्य कार्य फंक्शन ऑफ मस्कुलर। देखिए पेशियां जो होती हैं ये हमारे शरीर में सबसे जो पहला कार्य करती हैं वो है गति। तो पेशियों के द्वारा जो होती है हमारे शरीर में गति प्रदान होती है। यदि हमारे शरीर में पेशियों का एक जमाव न होता है, पेशियों का एक निश्चित आकार, निश्चित बहुलय न होता तो हमारे शरीर में जो गति होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम मूवमेंट कर लेते हैं, वह गति स्पष्ट रूप से न कर पाते। अर्थात ऐसा भी कर सकते हैं कि पेशियों के द्वारा जो होती है गति करने में भी सहायता मिलती है। अगला पॉइंट होता है ताप उत्पादन। ताप उत्पादन, टेम्परेचर प्रोडक्शन। ताप जो होता है हमारे शरीर का एक निश्चित टेम्परेचर होता है 98.4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 98.4
टेम्परेचर जो हमारे शरीर का कांस्टेंट बना रहता है, यदि टेम्परेचर कम होता है या टेम्परेचर अधिक होता है इससे, तो ये जान जाते हैं कि हमारे शरीर में कोई न कोई रोग उत्पन्न हो रहा है। इस प्रकार से पेशियां जो होती हैं हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित बनाए रखती हैं। न तो शरीर में टेम्परेचर बढ़ पाता है। यदि मान लीजिए कि टेम्परेचर आपके शरीर का बढ़ता है तो मांसपेशियां जो होती हैं पसीने का सेक्रेशन करने लगती हैं या पसीने का उत्सर्जन करने लगती हैं, और पसीने के उत्सर्जन के साथ साथ जो होते हैं हवा के संपर्क में जैसे ही पसीना आता है तो पेशियों के तापमान को कम कर देती हैं। और यदि टेम्परेचर कम होता है या कम होने की स्थिति में आता है तो मांसपेशियां जो होती हैं सिकुड़ करके उस बाह्य वातावरण से और आंतरिक वातावरण का जो एक समन्वय होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, उस कोऑर्डिनेशन को जो होती हैं अलग कर देती हैं और शरीर के टेम्परेचर को निर्धारित बनाए रखती हैं। इस प्रकार से ऐसा कह सकते हैं कि पेशियां जो होती हैं हमारे शरीर के टेम्परेचर को भी नियमित बनाए रखती हैं। अगला तीसरा पॉइंट जो है संस्थित, तीसरा पॉइंट संस्थित। इसके द्वारा जो होते हैं संस्थित क्या है कि पेशियां जो होते हैं हमारे शरीर में आंशिक संकुचन या बैठे रहने में या खड़े रहने में जो होती हैं शरीर की अवस्था को बनाए रखती हैं। तो इस प्रकार से ऐसा कहते हैं कि संस्थित के बनाने में भी पेशियां या मस्कुलर जो होती सहायक होती हैं। इस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जो होती हैं संकुचन या लचीलापन की जो संरचना होती है वो पेशियों के द्वारा निर्धारित होती है। इसके अतिरिक्त हम आपको कुछ और उदाहरण बता दे रहे हैं। नंबर 1, अनैच्छिक पेशी के द्वारा हृदय का धड़कना या सांस लेना, ये सब निर्धारित होता है। नंबर 2, विभिन्न प्रकार की मांसपेशियां जो होती हैं हमारे आंख के द्वारा किसी वस्तु को देखते हैं या देखने में सहायता करती हैं। नंबर 3, ऐच्छिक पेशियां जो होती हैं हमारे शरीर में खेलने, दौड़ने, खाना आदि में सहायता को प्रदान करती हैं। या ऐसा भी कर सकते हैं कि इच्छा अनुसार जो होते हैं हम किसी कार्य को कर सकते हैं, जैसे दौड़ने का कार्य हो गया, बोलने का कार्य हो गया, या बैठने का कार्य हो गया, या किसी वस्तु को पकड़ने का कार्य हो गया। तो हम इस पर इच्छा के अनुसार जो होते हैं हम इसको आसानी से कर सकते हैं। अगला पॉइंट, मांसपेशियां जो होती हैं शरीर के आकार को देती हैं, अर्थात कंकाल तंत्र जो होता है एक हमारा ढांचा होता है, उस ढांचे पर वैसे ही निर्माण किया जाता है जैसे कि जो आरसीसी सिस्टम के द्वारा जो होते हैं घर बनाए जाते हैं, तो उसमें कंकाल स्वरूप जो होती हैं जो लोहे का प्रयोग किया जाता है और सीमेंट और बालू स्वरूप हमारे शरीर में जो ये पेशियां होती हैं वो होती हैं। और पेशियां जो होती हैं उस कंकाल के चारों ओर लग करके जो होते हैं हमारे शरीर के आकार को देती हैं और ये शरीर को संतुलित बनाए रखती हैं। अगला पॉइंट, थकान के बाद यदि हम थक जाते हैं तो आराम के द्वारा मांसपेशियां के कार्य करने की जो एक नई शक्ति होती है, नई ऊर्जा होती है, वह शक्ति भी प्रदान होती है। किसके द्वारा? मांसपेशियों के द्वारा। अब आपका मस्कुलर सिस्टम का पार्ट यहीं पर समाप्त हो जाता है। आइए आगे देखते हैं पाचन तंत्र क्या है। इसी चैप्टर का अगला पार्ट है जो है डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र। देखिए पाचन तंत्र क्या है या पाचन की क्रिया क्या है, आज इस पर डिस्कशन करते हैं। मस्कुलर सिस्टम के बाद पाचन की क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें शरीर के अंदर ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थ को, ग्रहण किए गए
मुख गुहा के द्वारा ओइसोफेगस ग्रासनाल के द्वारा स्टमच गुहा या आमाशय के अंदर ले जाने के पश्चात जो होता है आमाशय की सेल्स या कोशिकाएं जो होती हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट मीन्स क्रमाकुंचन गति के द्वारा जो होती हैं भोजन को हमेशा मूवमेंट कराते हैं और हमारे इस स्टमच की वाल के द्वारा जो होता है एक अम्ल होता है, उस अम्ल को हम कहते हैं HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है हमारे ग्रहण किए भोजन में जो होता है ये मिलता है लगभग 3 से 4 घंटे के अंतराल में जो होता है भोजन पूर्ण रूप से जो हम ठोस द्रव के रूप में जो भोजन की मात्रा को लेते हैं उस भोजन को HCl की मात्रा मिल करके लार की मात्रा मिल करके जो होते हैं पेट के अंदर पहुंचता है और HCl जो होता है उसके जो कुछ ठोस कण होते हैं उन ठोस कणों को जो होते हैं विसरणशील एक द्रव के रूप में परिवर्तित कर देता है। अब वहां पर से भोजन जो होता है छोटे छोटे निवालों के रूप में पाइलोरिक वाल अर्थात जो स्टमच मीन्स आमाशय होता है, आमाशय का जो निचला भाग होता है अर्थात जो छोटी आंत होती है उसका प्रारंभिक भाग और आमाशय का अंतिम भाग जो होता है उस भाग एक वाल्व होता है, उस वाल्व को हम पाइलोरिक वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइलोरिक वाल्व। अब 3 से 4 घंटे के अंतराल में जो होता है वह विसरणशील पदार्थ जो होता है भोजन जो होता है छोटे छोटे निवालों के रूप में छोटी आंत के अंदर पहुंचना शुरू हो जाता है। तो अब यह जो क्रिया होती है उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। अब इसको संक्षिप्त रूप में जान लेते हैं कि पाचन की क्रिया है क्या चीज। तो पाचन की क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक यौगिक के रूप में तोड़ने की क्रिया को हम कौन सी क्रिया कहते हैं? पाचन की क्रिया कहते हैं। अब पाचन की क्रिया में जो सहायक अंग होते हैं माउथ कैविटी, ओइसोफेगस, स्टमच कैविटी, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो इत्यादि जो अंग मिलकर कार्य करते हैं इन अंगों के समूह को हम क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। आइए अब आगे इसके फेज में देखते हैं आहार नाल। क्या देखना? आहार नाल। देखिए आहार नाल जो होता है ये हमारे शरीर का जिसको हम आंत के नाम से जानते हैं इसी भाग को क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। आहार नाल जो होता है हमारे शरीर में अर्थात मनुष्य के शरीर में जो होते हैं लगभग 8 से 9 मीटर, कितना? 8 से 9 मीटर लंबी एक पाइप के समान संरचना होती है जो हमारे इस उदर गुहा में जो होती है कुछ वृत्ताकार कुछ आयताकार स्वरूप में जो होती हैं लिपटी हुई पाई जाती हैं। और इसका मुख्य 2 भाग होते हैं, एक होता है माउथ कैविटी के द्वारा मुख में खुलते हैं, दूसरा जो होता है मल द्वार अर्थात एनस भाग से शरीर के अंतिम छोर की ओर खुलती है। माउथ पार्ट से क्या करते हैं? भोजन को ग्रहण करते हैं और पाचन क्रिया करने के पश्चात जो अवशिष्ट पदार्थ बचता है उस अवशिष्ट पदार्थ को जो होता है हम एनस के द्वारा अर्थात मल द्वार के द्वारा जो होते हैं उसे विसर्जित करते हैं। अब इस आमाशय के जो भाग हैं उसको हम निम्नलिखित 5 भागों में बांट देते हैं। मुख एवं मुख गुहा नंबर 1 हो जाता है मुख पार्ट जो होता है यहाँ पर भोजन का जो होता है भौतिक पाचन होता है। इसी माउथ पार्ट में जो होते हैं हमारे शरीर के 2 प्रमुख अंग टंग्स अर्थात जिहा जिसको जीभ कहते हैं और दूसरा पार्ट जो होता है टीथ या दांत होते हैं। जो जिहा का मुख्य कार्य होता है ये मुख को अंदर जो भी हम भोज्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं उसको स्थान से एक ही स्थान पर न रहने के कारण उसको गति कराने में सहायता करती है। दूसरा पार्ट जो हमने टीथ या दांत का नाम लिया
तो दांत जो होते हैं ये हमारे शरीर में मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसाइजर जो होते हैं हमारे फेस सामने वाले जो चौड़े दांत दिखाई देते हैं इनको इंसाइजर कहते हैं। इनका मुख्य कार्य जो होता है ये किसी वस्तु को काटने, अर्थात जैसे ये मान लीजिए कि कोई हम केला तो ही खाते हैं तो केला के सीधे लगाते हैं और दोनों दांत से निचली जबड़े से ऊपरी जबड़े से दबा देते हैं, दांत कट के अलग हो जाता है। तो इंसाइजर का मुख्य होता है किसी वस्तु को काटना। केनाइन, केनाइन जो होता है ये नुकीले दांत होते हैं। ये मांसाहारी जंतुओं में केनाइन की संख्या जो होती है अधिक होती है। किसमें? जो मांसाहारी होते हैं, क्योंकि मांसाहारी जंतुओं को जो होते हैं मांस को काटने या काट तो सकते नहीं, उसको फाड़ कर जो होता खाते हैं। तो केनाइन जो दांत होते हैं ये किसी वस्तु को फाड़ने की सहायता करते हैं। इसके आगे चले जाते हैं तो ये जो प्रीमोलर होते हैं, ये प्रीमोलर जो होते हैं किसी ग्रहण किए गए खाद्य पदार्थ को जो होते हैं छोटे छोटे टुकड़े के रूप में तोड़ते हैं। इसके बाद मोलर जो होते हैं लास्ट में होते हैं। तो मोलर जो होते हैं ये मुख्य रूप से किसी वस्तु को पीस कर एकदम चूर्ण या पाउडर के रूप में बना देते हैं। आइए हम आपको डेंटल फार्मूला बता देते हैं, इसको समझ लीजिए। ये है इंसाइजर 2/2, केनाइन 1/1, प्रीमोलर और क्या है? मोलर। देखिए मैंने आपको दांत की संरचना कितने बताया? इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। देखिए इंसाइजर संख्या जो होते तो केनाइन 1/1, प्रीमोलर 2/2 एंड मोलर 3/3। इस प्रकार से इसको ऐसे कर लेते हैं 2 = 32। देखिए 2 1 3 3 + 2 5 5 + 3 = 8 8 × 2 16 और 16 ऊपर हो गए 16 नीचे। इस प्रकार से एक वयस्क व्यक्ति में जो दांतों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 32। अर्थात इंसाइडर की संख्या ऊपर 2 होती है 2, नीचे केनाइन संख्या ऊपरी जबड़े में 1 होती है, निचले जबड़े में 1 होती है। प्रीमोलर की संख्या ऊपरी जबड़े में 2 होती है, निचले जबड़े में 2 होती है। एंड मोलर की संख्या जो होती है 3 ऊपर होते हैं और 3 नीचे। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में कुल दांतों की संख्या कितनी हो जाती है? 32। ठीक। अब इस प्रकार से ऐसा भी देख सकते हैं कि जो मनुष्य होता है ये 2 बार दंत होता है। अर्थात मनुष्य के जीवन काल में जो होते हैं दांत 2 बार निकलते हैं। 2 बार निकलने का मतलब हो जाता है कि जब शिशु अवस्था में आदमी होता है, अर्थात 7 से 11 से 6 या 7 वर्ष का वो मतलब ऐसा कर सकते हैं कि 2 वर्ष से 7 वर्ष के अंतराल में बच्चे के मुख में जो होता है दांतों की संख्या 20 होती है। उसके बाद ऐसे दांतों को हम दुधिया दांत कहते हैं। उसके बाद ये अस्थायी होते हैं। अब इन अस्थायी दांतों को हट जाने के बाद, गिर जाने के बाद जो होते हैं स्थायी दांत निकलते हैं। इन स्थायी दांतों का जो एक डेंटल फार्मूला दिया गया है ये है आपका इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो कितने हो गए? 16 16 गुना 32 अर्थात 16 ऊपरी जबड़े में 16 निचले जबड़े में। आज हम आपको सिर्फ मस्कुलर सिस्टम से लेकर के आपको पाचन तंत्र का पहला भाग होता है आहार नाल। आहार नाल में जो फर्स्ट आपको बताया गया भाग मुख अर्थात माउथ कैविटी। माउथ कैविटी में क्या क्या फंक्शन होता है, कौन कौन से अंग होते हैं, इसको बताया गया। नेक्स्ट डे
आपको हम फेरिंग्स लेकर चलेंगे। शेष ओके।